Hello dear students, welcome to Legal Light Academy. Today in this practice session, we will discuss another CLAT previous year passage. So without further ado, let's start today's class. Dear students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे 2025 के एक जो CLAT का आपसे क्वेश्चंस पूछा गया है। तो आपके लिए सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फर्स्ट आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू रीड द क्वेश्चंस एंड देन यू हैव टू रीड द पैसेज, राइट। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि एग्जामिनर ने क्या क्या क्वेश्चंस पूछा है। तो इससे बेनिफिट ये मिलेगा कि जो भी अनवांटेड डेटा है आप उसको ईजिली क्या कर पाएंगे, स्किप कर पाएंगे। उसके ऊपर में बहुत हमें फोकस करने की नीड नहीं होगी, राइट। सो देखिए क्वेश्चंस क्या पूछा गया है। फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द ऑथर aesthetic enthusiasm is an important motive for writing because। तो एक टर्म गिवन है, तो जब देखो जब भी एग्जामिनर आपको टर्म देगा तो अगर आपने उस टर्म को पहले नहीं सुना है तो एग्जामिनर क्या करता है, उसको डिस्क्राइब करेगा। इट मीन्स उस टर्म से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जब तक कि आप उसको पढ़े ना तब तक उसके ऊपर में आपको थिंक नहीं करनी है, राइट। देन क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर स्ट्रांगली एडवोकेट्स द राइटर्स टू। किस बात के लिए ऑथर जो है वो एडवोकेट ऑथर जो है एडवोकेट कर रहा है राइटर को, राइट। ओके। थर्ड वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सिनोनिम फॉर द वर्ड ट्यूमल्चुअस। एक वर्ड गिवन है और उसके ऊपर में कुछ ऑप्शंस है, तो इस वर्ड को आप माइंड में रखेंगे, इसको हम लोग चेक करेंगे, आपके जो सेंटेंस का मीनिंग होगा उसके अकॉर्डिंग हमें इसको आंसर करना है, राइट। फोर्थ वन, जॉर्ज ऑरवेल लोनलीनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड लेड टू, कि इसका क्या रिजल्ट आया। अब यहां पर देखिए एक टर्म आप माइंड में रखेंगे, जब भी आपको वर्ड दिखे लेड टू, इसका मीनिंग आपको है निकालना है कि इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका आउटकम क्या आया, राइट। ओके। नाउ फिफ्थ वन, व्हाई डज ऑवेल गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, यानी कोई एक इंफॉर्मेशन दे रहे हैं बैकग्राउंड किसी चीज के बारे में, तो ये आप माइंड में रखोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ अ राइटर एस्केप्स फ्रॉम अर्ली इम्पल्सेस ही विल। एक किसी राइटर का डिस्कशन होगा और उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी जा रही है। इट मीन्स आपको राइटर के ऊपर में फोकस करना है कि उसने किस तरह की इंफॉर्मेशन दी है। ओके। नाउ फर्स्ट अंडरस्टैंड इन अ डिटेल्ड वे कि किस तरीके से पैसेज को डिस्क्राइब किया गया है, उसको डिटेल्ड वे में अभी हम समझेंगे। ओके। सो सी, okay, so from a very early age I knew that when I grew up I should be a writer। तो मुझे पहले से ही क्या है, मेरे में ये समझ में थी कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मुझे क्या बनना चाहिए, एक राइटर बनना चाहिए। ओके। आई हैड द लोनली चाइल्ड्स हैबिट ऑफ मेकिंग अप स्टोरीज एंड होल्डिंग कॉन्वर्सेशंस विद इमेजिनरी पर्सन्स। तो एक ऐसे बच्चे, एक जो अकेला बच्चा होता है, जो एक अकेले बच्चा, उस उनके जैसी इनकी क्या थी, एक आदत थी, आप एक हैबिट कह सकते थे, कह सकते हो कि किससे ये कॉन्वर्सेशन करते थे। तो जो इमेजिनरी जो जब एक बच्चे की जो थिंकिंग होती है, तो थिंकिंग में हम क्या करते हैं, इमेजिनरी जो पर्सन होते हैं उनसे बात करते हैं। तो वैसे ही इनकी हैबिट थी जब ये छोटे बच्चे थे। ओके। एंड आई थिंक फ्रॉम द वेरी स्टार्ट माई लिटरेरी, देखो जब भी टर्म आपका गिवन हो लिटरेरी, लिटरेरी मीन्स रिलेटेड टू लिटरेचर, तो यानी क्योंकि इनको क्या पसंद है, ये इट मीन्स या ये लिटरेचर की बात कर रहे हैं यहाँ पर। द वेरी स्टार्ट माई लिटरेचर एम्बिशंस वर मिक्स्ड अप विद द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड, मार्क करिए यहाँ पर, फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड एंड अंडर वैल्यूड। इट मीन्स इनके चाइल्डहुड की जो बात हो रही है, तो इनके ये जो लिखना चाह रहे थे लिटरेचर को, अब ये किससे कनेक्टेड है, इनको क्या किया गया है, इनको अंडर वैल्यूड किया गया है और इनको आइसोलेटेड भी किया गया, तो इससे ये रिलेटेड है। अब अगर राइटर ने इस तरीके के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है तो आगे इसके सारे फैक्टर्स भी वो देगा। I knew that I had a facility with words and a power of facing unpleasant facts, and I felt that this created a sort of private world in which I could get my own back for my failure in everyday life। तो ये कह रहे हैं कि इनके पास वर्ड्स की एबिलिटी थी और इसके थ्रू वो क्या कर सकते थे
कि एक आपकी जनरल लाइफ होती है और एक आपकी इमेजिनरी लाइफ होती है। तो यहाँ पर इमेजिनरी लाइफ को किसके थ्रू बताया गया है, तो प्राइवेट लाइफ के थ्रू बताया गया है। एंड उसमें वो क्या कर सकता है कि ये जो आपका राइटर है वो अनप्लीजेंट फैक्ट्स को इजिली उनसे वो फाइट कर सकता था। ओके, देन I wanted to write enormous naturalistic novels with unhappy endings, full of detailed descriptions and arresting similes, and also full of purple passages in which words were used sparsely for the sake of their sound. तो ये चाह रहे हैं कि मैं इस तरह की लिटरेचर को लिखूं जिसमें ये बहुत सारे सिमिली यानी कंपेयर करने वाले टर्म्स का ये यूज करे, और प्लस इस तरह की प्लस और लिटरेचर लिखे जिसका जो एंडिंग हो वो क्या होना चाहिए, अनप्लीजेंट होना चाहिए। ये इनमें ये एबिलिटी है और ये बता रहे हैं यहाँ पर। ओके, I give all this background information because I do not think one can assess a writer's motives without knowing something of his early development. अब ये सारा बैकग्राउंड ये क्यों दे रहे हैं, तो ये डिस्कस कर रहे हैं कि ये बैकग्राउंड मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इनका मानना है, इनका क्या मानना है कि अगर आप असेस करना चाह रहे हैं किसी भी राइटर के मोटिव को, तो बिना उसके बैकग्राउंड को समझे हुए आप उस राइटर को असेस नहीं कर पाओगे, राइट। देन his subject matter will be determined by the age he lives in. तो उसने जो भी राइटिंग में कुछ भी लिखा है लिटरेचर में, वो आप कैसे डिटरमिन करोगे, तो जिस एज में वो रहता है। तो मान लीजिए कि जब अगर आप बात कर रहे हो महात्मा गांधी की और आप बात कर रहे हो भगत सिंह की, तो आप कहेंगे कि ये दोनों क्या थे, एक दूसरे के कंटेम्परेरी थे। कंटेम्परेरी मीन्स व्हाट, कि द एज ही लिव्स इन, यानी सेम एज में। अगर टू पर्सन सेम एज में रहेंगे तो इसे आप क्या कहोगे, कंटेम्परेरी। गेटिंग माय पॉइंट? अगेन, एट लीस्ट दिस इज ट्रू इन ट्यूमल्टुअस। अब ये देखो, ये एक वर्ड गिवन है, इस वर्ड का सिनोनिम पूछा गया था। तो अब किस टाइम की बात हो रही है, तो आप इसको कह रहे हैं रिवोल्यूशनरी एजेस लाइक आवर ओन, राइट। तो अब इसका थोड़ा सा सेंस क्या आ रहा है कि जहां पे कई चीजें अचानक से शिफ्ट हो रही है। इट मीन्स आप बहुत सारे उथल पुथल की बात कर रहे हो, बहुत सारा डिसऑर्डर की बात कर रहे हो। सो इट मीन्स जब भी वर्ड आपका गिवन हो ट्यूमल्टिवस, इसका मीनिंग आप माइंड में क्या रखेंगे, इट मीन्स डिसऑर्डर, इट मीन्स chaotic, right? Now, but before he ever begins to write, he will have acquired an emotional attitude from which he will never completely escape. तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो एक ऑथर है, कोई भी ऑथर, तो उसने अपने माइंड में कुछ इमोशनल परसेप्शन बना रखे होंगे, और अगर वो तो वो उसका इफेक्ट हमेशा रहेगा, तभी उसे एक बेस्ट राइटर माना जाएगा। क्लियर? Then it is his job to discipline his temperament, but if he escapes from his early influences altogether, he will have killed his impulse to write. तो अगर जो यहाँ पर जो एक इमोशनल बॉन्ड इसने बनाया है, अगर वो इससे कनेक्टेड रह पाते हैं तो उसे बेस्ट माना जाएगा। अगर वो उससे कनेक्ट नहीं कर पाएगा तो जो एक ओरिजिनल रेलेवेंस होता है राइटिंग का, वो मिस हो जाएगी, ऐसा ऑथर का मानना है, राइट। अगेन, आई थिंक देयर आर 4 ग्रेट मोटिव्स फॉर राइटिंग, एट एनी रेट फॉर राइटिंग प्रोज। तो अगर आप यहां पर ऑथर का ये मानना है कि अगर आप किसी चीज को लिखना चाहते हैं तो उसके लिए उसके 4 रीजंस हो सकते हैं, और वो 4 रीजंस क्या क्या है। अब आप देखना कि एग्जामिनर किस तरीके से कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी के थ्रू उन वर्ड्स को डिनोट तो करेगा, बट उसको वो इजी वे में एक्सप्लेन भी करेगा। और हमें क्या समझना है, वो जो एग्जामिनर जो है इजी वे में उसको एक्सप्लेन कर रहा है, उस टर्म को आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिए, एग्जामिनर ने यहां पर क्या यूज किया है, शीर इगोइज्म। हमें नहीं पता क्या होता है, बट एग्जामिनर क्या करेगा, एग्जामिनर विल एक्सप्लेन इट। फॉर एग्जाम्पल, शीर इगोइज्म को इसने कैसे डिनोट किया है, डिजायर टू सीम क्लेवर, कि हम क्यों, मतलब ऑथर, कोई भी ऑथर क्यों लिखना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वो खुद को क्लेवर दिखाना चाह रहा है। टू बी टॉक्ड अबाउट, कि उसके बारे में क्या हो, बातचीत की जाए। टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर डेथ, डेथ के बाद उसको रिमेंबर रखा जाए। टू गेट योर ओन बैक ऑन ग्रोन अप्स
हु स्नब्ड यू इन चाइल्डहुड। बचपन में अगर किसी ने उसके साथ गलत किया है तो उससे बदला भी लिया जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो ऑथर का ये मानना है, तो जो मानना है उसी के अकॉर्डिंग वी विल गिव द आंसर, राइट। सेकेंड है आपका एस्थेटिक इंथुजियाज्म। अब इस कॉन्सेप्ट को भी हमें इस तरीके से नहीं समझना है, क्योंकि एग्जामिनर ने क्या किया है, एक्सप्लेन किया है, डिजायर टू शेयर एन एक्सपीरियंस विच वंस फील इज वैल्यूएबल। तो ऐसी चीज जो क्या है आपकी वैल्यूएबल है। तो कोई चीज अगर बहुत वैल्यूएबल हो तो उसके लिए आप वर्ड क्या यूज करोगे, इनवैल्यूएबल। और इनवैल्यूएबल मीन्स व्हाट, प्राइसलेस, राइट। तो एग्जामिनर बहुत सिंपल वे में लिखेगा, बट जब वो ऑप्शन का यूज करेगा देन दे विल यूज जनरली अ लिटिल कॉम्प्लेक्स वोकैबुलरी, राइट। थर्ड, हिस्टोरिकल इम्पल्स। तो इसमें क्या हो सकता है, डिजायर टू सी थिंग्स एज दे आर, टू फाइंड आउट ट्रू फैक्ट्स एंड स्टोर देम अप फॉर द यूज ऑफ पोस्टेरिटी। इट मीन्स जो हिस्ट्री की चीजें जैसी है उसको वैसी ही देखी जाए, और जो पोस्टेरिटी है यानी आने वाली जनरेशन है उन तक पहुंचाया जाए, ऐसा कुछ सेंस है, राइट। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल पर्पस। डिजायर टू पुश द वर्ल्ड इन अ सर्टेन डायरेक्शन, कि जो वर्ल्ड है उसको एक सर्टेन डायरेक्शन में ले जाया जाए, टू ऑल्टर अदर पीपल्स आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ सोसाइटी दैट दे शुड स्ट्राइव आफ्टर। कि वो जो एक आइडिया है उसको किस तरीके से, एक थोड़ा पॉजिटिव सेंस है कि किस तरीके से जो एक सोसाइटी की थिंकिंग है उसको उसमें इंक्लूड किया जाए, या उसके साथ जहाँ पे वो संघर्ष कर रहे हैं, जहाँ पे वो ये जो टर्म है स्ट्राइव मीन्स स्ट्रगल करना, जहाँ पर वो स्ट्रगल कर रहे हैं उस सेंस में उसको बताया जाए, ताकि एक पॉजिटिव सोसाइटी को कंस्ट्रक्ट किया जाए, ऐसा सेंस है। गेटिंग माय पॉइंट, बात समझ में आ गई पैसेज में किस तरीके से ऑथर ने डिस्कस किया है। अब आ जाइए क्वेश्चंस की तरफ। नाउ अंडरस्टैंड द क्वेश्चंस। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर द ऑथर aesthetic enthusiasm is an important motive for writing because it, ऑप्शंस आपके, shapes the thoughts, क्रिएट्स एन आर्टिस्टिक पीस, तो आर्टिस्टिक पीस का कोई डिस्कशन नहीं है, बिकम्स इनवैल्यूएबल। तो डिटेल में इसने बताया था कि जो वैल्यूएबल चीजें हैं वो हमें क्या करनी है, पहुंचानी है, राइट। सो योर आंसर इज बिकम इनवैल्यूएबल। बट यहाँ देखो एग्जामिनर ये एक्सपेक्ट करता है कि आप अच्छी वोकैबुलरी के साथ पेपर देने जाएंगे, राइट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, द ऑथर स्ट्रांगली एडवोकेट्स द राइटर्स टू, किस चीज के लिए स्ट्रांगली एडवोकेट कर रहा है, ओके, अवॉइड एनी इगोइस्टिक इंप्रेशन इन देयर वर्क, बी ए पॉलिटिकल इन देयर अप्रोच। तो पॉलिटिकल अप्रोच की बात थी तो बी तो आपका बनेगा नहीं, सो बी विल बी नॉट योर आंसर, ओके। बी कंटेम्परेरी इन देयर ट्रीटमेंट ऑफ देयर वर्क, ये हमने डिस्कस किया था, डिटेल में गिवन है, तो योर आंसर इज ऑप्शन सी, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, question number 3 says which of the following is a synonym for the word tumultuous। तो tumultuous का मीनिंग क्या होता है कि बहुत सारी अशांति की बात हो, बहुत उथल पुथल का टाइम हो, यानी चीजें ऑर्डर में नहीं होंगी। तो ऑप्शंस देख लेते हैं क्या क्या है, तो अब आप समझो। यहां देखो, chaotic मीन्स डिसऑर्डर, तो इट मीन्स इट इज करेक्ट, डिसऑर्डर भी करेक्ट। अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट है इट मीन्स, अगर थर्ड का मीनिंग आपको नहीं भी पता है तब भी चूंकि ये दोनों सही है तो आपको आंसर क्या करना पड़ेगा, ऑल ऑफ द अबव। तो ये भी आपको माइंड में सेट करके जाना है कि अगर मुझे कोई एक वर्ड ना पता हो और अगर 2 ऑप्शंस करेक्ट हैं तो थर्ड अगर इस तरह का ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, देन योर आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। टर्ब्यूलेंट मीन्स आल्सो डिसऑर्डर। गेटिंग माय पॉइंट। तो इस तरह के कॉन्सेप्ट को भी आपको अपने माइंड में रखना है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज ऑरवेल लोनलीनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड लेड टू। अच्छा, यहां पर एक पॉइंट और समझिए, नाम कहीं पर भी गिवन नहीं था, बट हुआ क्या, चेक करिए यहां पर देखिए, ऊपर में समझिए किस तरीके से एग्जामिनर आपको कई चीजों के बारे में बताएगा। यहां देखिए, एक्सट्रैक्टेड विद एडिट्स फ्रॉम जॉर्ज ऑवेल्स व्हाई आई राइट। तो इसको लिखा किसने है, जॉर्ज ऑवेल ने। बट जब आपने पैसेज को रीड किया तो वहां पर कुछ भी डिस्कशन नहीं था। तो इस तरह का आपके स्पेशली क्लैट में ये गिवन होता है, आप इसको आप माइंड में रखोगे। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 4, जॉर्ज ऑवेल्स
लोनलीनेस ड्यूरिंग चाइल्डहुड लेड टू, तो इसे हुआ क्या था, तो इन्हें क्या पसंद थी, राइटिंग, वो उन्होंने किया, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक कर लेते हैं। तो एस्ट्रेंजमेंट विद हिज फादर, एज फादर का कोई डिस्कशन नहीं है। अनहैप्पी डेज, थोड़े से चांसेस हो सकते हैं, चेक कर लेते हैं इससे कुछ स्ट्रांग है कि नहीं। मेकिंग अप स्टोरीज, अनप्लीजेंट इंसिडेंट्स, तो हुआ क्या, इसका क्या रिजल्ट था, तो रिजल्ट ये था मेकिंग अप स्टोरीज, राइट, ओके, क्योंकि हमने पैसेज को डिटेल में समझा था। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, वाई डज ऑवेल गिव बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन, ये बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने पैसेज में ये रीड किया था कि बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन के बिना आप किसी भी जो राइटर है उसके मोटिव को समझ ही नहीं सकते, तो ऐसा कोई ऑप्शन है, चेक कर लीजिए। A, he had the lonely child's habits. It is essential to know about motives of writer. So option यहाँ पर आपका given है. So answer is option B. Getting my point? It means literature से related एक strong passage आपको दिया गया इस तरीके अंडरस्टैंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या करना है, इसको अंडरस्टैंड करना है बेटर वे में। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. So last question says, if a writer escapes from early impulses, he will lose his urge to write, be unable to imagine creatively, be able to converse with imaginary characters, able to influence other. तो देखिए डी ऑप्शन का तो कोई सेंस नहीं है, तो अगर कनेक्टेड क्या था कि इंफॉर्मेशन दिया गया कि पहले क्या क्या होता था ऑथर के साथ, फिर उसके बाद क्या हुआ कि बताया गया कि जितने भी इमोशनल टर्म्स हैं, इमोशनल टर्म्स से अगर एक ऑथर कनेक्टेड है पहले वाले से और वो उससे कनेक्टेड रहना जरूरी है, अगर वो कनेक्टेड नहीं रहेगा तो उसका जो अर्ज है लिखने की, जो डिजायर है वो उसकी खत्म हो जाएगी। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए, राइट, आंसर इज ऑप्शन ए। गेटिंग माई पॉइंट? So dear students, I hope you got all my points. Thanks for watching. Stay tuned for more updates.